हाँ भर गया तो बस लिखो फिर नए से हेडिंग लगाओ। इशू ऑफ डेवेंचर। कंपनी ऐसे तो शेयर इशू करती है, लेकिन अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए बोरोड नेचर के, तो कंपनी क्या इशू करती है? डेवेंचर इशू करती है। और डेवेंचर किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। और दिया किसके अंडर जाता है? अंडर सील ऑफ कंपनी। अरे हो गई बातचीत। यानी डेवेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है जो ये बताता है कि कंपनी ने लोन लिया है ना। और साथ ही साथ इस सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होता है? प्रिंसिपल अमाउंट कब रीपेमेंट होगा, वो डेट गिवन होती है। और जब तक वो रीपेमेंट नहीं होता है, तो जब तक आपको जो इंटरेस्ट देंगे फिक्स परसेंट पे, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। काय का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है? कि कंपनी ने क्या लिया है? डेप्थ लिया है। इसमें क्या गिवन होता है? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कब होगा? एक स्पेसिफाइड डेट पर होगा। और साथ ही साथ और क्या बताते हैं? इंटरेस्ट के टर्म्स एंड कंडीशन। फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स परसेंटेज रहती है इंटरेस्ट की। फिक्स इंटरेस्ट की जगह हम इसको ये लिख लेते हैं। फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट। तो एक ऐसा रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हो कि कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ये लोन कैसे चुकाएगी, किस दिन को रीपेमेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट का, और कितना इंटरेस्ट रेट इस पे देंगे, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन होती है। तो ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी की सील के अंडर इशू होता है, उसी को क्या नाम दिया जाता है? डेबेंचर नाम दिया जाता है। जिन्होंने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है, तो सेम वैसी की वैसी एंट्रियां इशू ऑफ डेबेंचर्स की होती है। ठीक है, फिलहाल तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 और सब सेक्शन 30 बताता है कि डेबेंचर इंक्लूड डेबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी
whether constituting a charge on assets or not। डेबेंचर के अंदर डेबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है जो कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट करती हो चाहे नहीं करती हो। चार्ज का मतलब ये है कि कंपनी ये बोल देती है कि ये एसेट है, इस पे आप डेबेंचर होल्डर्स का चार्ज है। चार्ज मतलब अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाए आपको तो ये एसेट बेच देना, रिकवर कर लेना। तो सर गिरवी हो गया? नहीं, गिरवी में तो आप प्रॉपर्टी उसके पास रख देते हो, चार्ज में प्रॉपर्टी आपके पास ही, आपने उनको क्या दिया, एक अधिकार। ठीक है, तो कोई भी डेबेंचर बॉन्ड, डेबेंचर स्टॉक, कोई भी बॉन्ड या कोई भी सिक्योरिटी जो असेट पे चार्ज क्रिएट करे चाहे ना करे, उसको डेबेंचर में इंक्लूड किया जाता है। तो डेबेंचर के कैरेक्टर, सर्टिफिकेट का फॉर्म है, कंपनी की सील के अंडर इशू होता है, रीपेमेंट एक स्पेसिफाइड डेट को होगा जिसपे प्रिंसिपल पेमेंट होगा। एक जो चीज स्टार बना के लिखनी है, कांट इशू फॉर मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा के लिए आप इशू नहीं कर सकते। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 ईयर्स की लिमिट है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसमें 30 साल तक की लिमिट है। और ये 10 साल कब से काउंट करे जाएंगे? हाँ, लोन लिया, लोन डिवेंचर लोन की माना लोन है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लोन ले रही है कंपनी पब्लिक से, सर्टिफिकेट दे रही है, पूरी प्रोसेस होती है, जैसे शेयर इशू होता है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना, फिर पब्लिक पैसा भिजवाती है, फिर डिवेंचर का अलॉटमेंट होता है, तब जाके ये पूरी प्रोसेस होती है। ये कब से काउंट करेंगे? काउंट फ्रॉम डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू से 10 साल तक इशू हो सकते हैं। चलिए, डेबेंचर के लिए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो डेबेंचर के इंटरेस्ट रेट को क्या बुलाते हैं? डेबेंचर की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं कूपन रेट। क्या बुलाते हैं? कूपन रेट। और ये पहले से स्पेसिफाइड होती है, जितना सर्टिफिकेट पे रेट स्पेसिफाइड कर रखा है उतना ही पेमेंट इंटरेस्ट का आपको मिलेगा। और इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे किया जाता है? इंटरेस्ट पेड एनुअली और हाफ ईयरली। सीबीएसई के टर्म कैसे हो रहे हैं? एनुअली, हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट भी कैसे पे करेंगे फिर? हाफ ईयरली। और ये इंटरेस्ट प्रॉफिट है जो बट रहा है कि एक्सपेंस है जो करना है? जो डेबेंचर का ये इंटरेस्ट पेमेंट है, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है जो कंपनी को बांटना है, कि कंपनी का एक्सपेंस है जो कंपनी के लिए चार्ज है?
भाई शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड किस में से देते हैं? प्रॉफिट में से, है ना? एक्सपेंस मान के देते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है इसको क्या मानेगा? एक्सपेंस मानेगा, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, क्योंकि हमारे प्रदीप भैया ने कहा ना, क्या है एक तरीके का लोन, तो लोन पे ब्याज देना तो जरूरी है। ठीक है। पेड इवन कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। अच्छा, मैक्सिमम जर्नली सारे जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि उनपे चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस केस के अंदर जब पेमेंट नहीं हो रहा है तो डिबेंचर होल्डर कहाँ जाएंगे? कंपनी के पास जाएंगे कि जमीन दे दे? नहीं, डिबेंचर होल्डर जाएंगे कोर्ट, है ना? और कोर्ट से ये बोलेंगे कि साहब ये हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो इसने चार्ज क्रिएट किया था, आप मंजूरी दीजिए ताकि हम इसकी असेट को रियलाइज कर सके कैश में और हमारा अमाउंट रिसीव कर पाए। एक और चीज जो ध्यान रखनी है, डिबेंचर शॉर्ट पीरियड के लिए इशू नहीं होते, है ना? मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए इशू होते हैं, यूजुअली 7 साल 10 साल 12 साल जो भी केस हो। ठीक है। और डिबेंचर का एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज लोन कैपिटल या बोरोड कैपिटल। कहाँ दिखाते हैं अपन बैलेंस शीट में? डिबेंचर कहाँ दिखते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ दिखती है? नॉन करंट लायबिलिटी में। और नॉन करंट लायबिलिटी कहाँ दिखती है? लायबिलिटी साइड पे। चलिए टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो एक तो होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का दूसरा नाम हो सकता है मोर्गेज्ड। ऐसे डिबेंचर जिन पे कोई चार्ज क्रिएट है वो सिक्योर्ड है, और ऐसे डिबेंचर जिन पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं है वो अनसिक्योर्ड है। इसका बहुत खतरनाक नाम है, पर लिख लेना, नेकेड। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को दूसरा नाम दिया जाता है नेकेड डिबेंचर्स। बेचारों पे कोई सिक्योरिटी नहीं है ना? अनसिक्योर्ड है, वेरी कॉमन है ये आज के जमाने में। लेकिन ये तब मानना है जब क्वेश्चन बोल रहा हूं, नहीं तो हमेशा सारे डिबेंचर्स कैसे मानने अपने को? तो सिक्योर्ड मानने हैं। तीसरे, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर जिनके ओनर का नाम डिबेंचर रजिस्टर में लिखा हुआ है, मतलब डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर्ड। एक रजिस्टर होता है, जैसे आप अकाउंट्स का रजिस्टर, रिको का रजिस्टर बना रहे हो ना, तो ऐसे एक बुक मेंटेन होती है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो उसमें जिसका नाम है वही उस डिबेंचर का ओनर माना जाता है। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर आपका नाम रजिस्टर्ड में नहीं है डिबेंचर होल्डर के, तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जिसका नाम कंपनी के इस रजिस्टर में अपीयर होता है उसी को पैसा पे किया जाता है। और फोर्थ होता है बियरर डिबेंचर, जिसके हाथ में उसका, इसके लिए कंपनी कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती कि ये डिबेंचर किसके पास में। ये डिबेंचर ट्रांसफरेबल है डिलीवरी पे। मैंने तेरे को डिलीवर कर दिए, तेने मेरे को पैसा दे दिया, तेने उसको डिलीवर कर दिया, उसने तेरे को पैसा दे दिया। तो जिसके हाथ में ये डिबेंचर होगा उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा।
वो चल जाएगा कि भैया ये मेरे पास बियर डिवेंचर है, लाओ ब्याज दो इस साल का। फिफ्थ, रिडीमेबल, यानी कि आप रिडीम करके कैश में कन्वर्ट करके दोगे, या तो आप स्पेसिफाइड डेट पे दोगे, या जो भी उसकी लाइफ टाइम है उसमें आप इंस्टॉलमेंट बना के दोगे, लेकिन आप दोगे। मैक्सिमम डिवेंचर रिडीमेबल टाइप के ही होते हैं। सिक्स, इररिडीमेबल, जो कंपनी के लाइफ टाइम बने रहेंगे डिबेंचर्स, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तब ये पे करे जाएंगे। इररिडीमेबल का एक और नाम है परपेचुअल। इररिडीमेबल का एक और नाम है परपेचुअल। और सेवंथ है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता हो, इक्विटी शेयर्स या किसी और सिक्योरिटीज में। इसमें एक पार्शियली डिबेंचर, पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी चलते हैं, जिनको पूरा कन्वर्ट नहीं किया जाता, हाफ अमाउंट या कोई भी एक पार्शियल अमाउंट जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है। और इसकी कंडीशन है, आप 18 महीनों के बाद ही कोई कन्वर्जन करोगे अगर आपको करना है तो, और अगर करना ही है तो 36 महीनों से पहले करना है। 18 महीनों के तो बाद और 36 महीनों से पहले, 18 मंथ्स के आफ्टर और 36 मंथ्स के बिफोर आपको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। डिबेंचर के लिए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ इशूड बाय द कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के हिसाब से डिबेंचर किसी डिबेंचर स्टॉक को, बॉन्ड को या किसी भी सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है जो ये एविडेंस दे कि ये डेथ है कंपनी पे, चाहे चार्ज क्रिएट हो रहा हो चाहे नहीं क्रिएट हो रहा हो। जो पर्सन डिबेंचर होल्ड करता है उसको डिबेंचर होल्डर बुलाते हैं, जिसको डिबेंचर इशू हुए हैं। डिबेंचर्स कैश में भी इशू होते हैं और कैश के अलावा भी इशू होते हैं, और कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पर भी इशू होते हैं। तो हेडिंग लगाइए टाइप ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। हेडिंग लगाइए टाइप ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इसमें से 3 एरो निकाल लीजिए। कैश, अदर देन कैश, और कोलेट्रल सिक्योरिटी। यानी कि आप कितने तरीके से एंट्री सीखेंगे? 3 तरीके से आप एंट्री सीखेंगे, कैश, अदर देन कैश एंड कोलेट्रल सिक्योरिटीज। कैश का मतलब नगद पेमेंट दो और डिबेंचर लेके जाओ। अदर देन कैश, आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो या कोई एसेट परचेज कर रहे हो, है ना, तो एसेट परचेज कर रहे हो तो वेंडर को इशू कर दोगे। बिजनेस परचेज कर रहे हो तो जो भी वेंडर है जिससे बिजनेस परचेज हो रहा है उसको आप डिबेंचर इशू कर दोगे। कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जब आप कोई लोन लेते हो तो आप एक चीज रखते हो गिरवी, जिसको बुलाते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन जब उसकी वैल्यू कम पड़ जाए या फिर आप एडिशनल और सिक्योरिटी रखवा रहे हो तो इशू होती है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। इट मींस दैट डिबेंचर हैव नॉट बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड बट हैज बीन इशूड फॉर लोन टेकन। आपने कोई लोन लिया, उसके लिए आपने सिक्योरिटी रखवाई, लेकिन एडिशनल में आपने डिबेंचर भी रखवा दिए, तो वो जो एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी आपने रखवाई उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी बुलाता है। तो जब आप डिबेंचर को रख दो लोन के बदले में तो वो कहलाता है इशूड ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। फिर जैसे शेयर्स की प्राइस होती थी,
पार पे या प्रीमियम पे, तो डेबेंचर की भी प्राइस है, डेबेंचर या तो पार पे इशू होंगे या फिर प्रीमियम पे इशू होंगे या फिर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो अगली चीज लिखिए, टाइप ऑफ इशू प्राइस ऑफ डेबेंचर। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार में लिख लीजिए इशू प्राइस फेस वैल्यू इक्वल, इशू प्राइस फेस वैल्यू इक्वल। पार में लिख लीजिए इशू प्राइस फेस वैल्यू इक्वल। फेस वैल्यू को दूसरा नाम क्या देते हैं अपन, नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम में लिख लो इशू प्राइस फेस वैल्यू, इशू प्राइस हायर देन फेस वैल्यू, इशू प्राइस हायर देन फेस वैल्यू। और डिस्काउंट में लिख लीजिए इशू प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू। डेबेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है, पेमेंट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड परसेंटेज पे इंटरेस्ट रेट का पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, और एक फिक्स स्पेसिफाइड डेट पे या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। डेबेंचर बैलेंस शीट में दिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लायबिलिटीज में। But debenture shown as long-term borrowing and payable within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle should be shown as current maturity of long-term debt under other current liability। जो क्वेश्चन बाला भैया गलत करके आए है ना, कि अगर 12 महीने में अभी पेमेंट हो रहा है तो अदर करंट लायबिलिटी में शो होगा, यानी कि करंट लायबिलिटी का आइटम बन जाएगा। वैसे तो कहां दिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखते हैं, लेकिन जो रीपेमेंट हो रहा है इस साल, जो रिडीम हो रहे हैं इस साल, उनको करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी के हेड में दिखाएंगे। और जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है, यानी कि जो पेमेंट है, चाहे ड्यू हो चाहे नहीं हो, वो भी करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में ही शो होगा। बात क्लियर है? जो इस साल मैच्योर हो रहे हैं वो अदर करंट में दिखेंगे, और जो इंटरेस्ट अक्रूड है, चाहे ड्यू है चाहे नहीं है, वो भी कहां दिखेगा, अदर करंट में दिखेगा। और ऐसे जो बचे हुए हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही शो होंगे। डेबेंचर के टाइप्स मैंने आपको लिखाई दिए, इसमें कुछ और नाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सिक्योर्ड डेबेंचर्स, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रजिस्टर्ड बियरर, फर्स्ट डेबेंचर्स, those debentures which are to be repaid before the other debentures। दूसरे डेबेंचर इशू करने से पहले इनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनको क्या नाम दिया जाता है, फर्स्ट डेबेंचर्स। और इसके बाद जो डेबेंचर इशू होते हैं फिर उनको क्या नाम दिया जाता है, सेकंड डेबेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट डेबेंचर्स, जो कि एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं। जीरो कूपन डेबेंचर्स, जिनको बॉन्ड्स भी बुलाया जाता है, जो इंटरेस्ट रेट कैरी नहीं करते। रिडीम करने में और इशू करने में जो अंतर है वो इंटरेस्ट मान लिया जाता है ना। 1 लाख का है, 70,000 में ले जाओ, जब वापस आओगे तो 1 लाख ले जाना, तो वो 30,000 ही क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। फुल्ली कन्वर्टेबल, जो फुल्ली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। पार्शियली कन्वर्टेबल, जो पार्शियल अमाउंट कन्वर्ट होगा। नॉन कन्वर्टेबल, जिनको डिबेंचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डेबेंचर ट्रस्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी क्रिएट करती है, वेयर बाय ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेबेंचर होल्डर बिफोर दे आर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शंस।
कंपनी ट्रस्टी अपॉइंट करती है ताकि डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो नहीं है ब्याज, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट का मतलब है जो उसका इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो एक्सप्लॉइट ना हो, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो इसके लिए ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन से पहले। तो ये बनती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। इशू ऑफ डिबेंचर, या तो सिंपल सी बात है जैसे आप शेयर इशू करते थे वैसे इशू होते हैं कैश के फॉर्मेट में, या फिर अदर देन कैश होते हैं। तो आप शेयर्स में देखते थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, तो आप यहां पे देखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कोई अंतर नहीं। यहां आप इस्तेमाल करते थे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल की जगह यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, डिबेंचर। और क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे री इशू नहीं, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते थे, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, तो इनके डिस्काउंट के लिए अकाउंट खोला जाता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है भाई, वहां पे री इशू में आप शेयर फोर फीचर अकाउंट से डिस्काउंट मेंशन करते थे कंपनी इशू ऑफ शेयर, है ना। लेकिन यहाँ पे फ्रेश इशू में तो कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती, लेकिन फ्रेश डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो डिस्काउंट के लिए जो अकाउंट खुलेगा वो खुलेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कैश अदर देन कैश पार प्रीमियम डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर फॉर कैश इज द सेम एज अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स विद वन चेंज, द वर्ड शेयर विल बी रिप्लेस्ड बाय डिबेंचर एंड शेयर कैपिटल बाय डिबेंचर। यानी आप वहां लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, तो यहां आप लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। वहां आप लिखते थे शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट की जगह आ जाएगा केवल डिबेंचर अकाउंट। और डिस्काउंट के लिए आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम पे इशू करते हैं तो वहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट था, और यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होगा। डिबेंचर इन कैश एट पार, तो हम कोड क्या फॉलो करते थे, 12212121। वन रिप्रेजेंट करता है एंट्री को, बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल। और सेकंड वर्ड डिनोट करता है परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर। और यही एंट्रियां चलती जाएंगी। परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको उसी रेट पे परसेंटेज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। लिखा हुआ है 12% डिबेंचर इशूड, तो फिर आप भी क्या लिखोगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे क्यों चलेगी सर, क्योंकि पहले आया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में पैसा आगे होके आता है, फिर आप वो पैसा डिबेंचर के नाम पे ट्रांसफर करोगे। फिर होगा अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पहले मांगोगे, तो मांगा यानी ड्यू हो गया, ड्यू हो गया यानी डिबेंचर का हिस्सा बन गया, फिर पैसा आएगा, तो फिर बैंक की एंट्री। फिर वापस फर्स्ट कॉल, तो परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर पैसा आ जाएगा तो बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल, और ऐसे फाइनल कॉल के साथ किया जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पकड़ बनी हुई है कि नहीं है। क्वेश्चन है 5,000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर 5,000, 100 रुपए के। एप्लीकेशन है 20 रुपए, अलॉटमेंट है 20 रुपए, फर्स्ट कॉल है 30 रुपए, फाइनल कॉल है 30 रुपए। एंट्री पास करें।
तो पहली एंट्री तो क्या करेंगे, कोड क्या कहता है 2-1, तो पहली एंट्री पास होगी तो पहले पूरा जर्नल बनेगा। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट। सबसे पहले वही आएगा ना बैंक का पर्टिकुलर, पहले फॉर्मेट तो बना ले बेटा, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट। तो यहाँ पे आप पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट बिल्कुल यहाँ पे पर्टिकुलर के साइड में, और यहाँ कितना लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और 5,000 पे कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे कि एप्लीकेशन का केवल 20 रुपया लिखेंगे? 20 रुपया लिखेंगे, यानी 5,000 इंटू 20 कितना होता है? 1 लाख। तो यहाँ डेबिट पे आ गया बैंक के सामने 1 लाख, और क्रेडिट पे आ गया 1 लाख। और फिर यहाँ पे हम करेंगे फाइनली एक लाइन ड्रॉ पर्टिकुलर के अंदर, फिर सेकंड एंट्री चलेगी। तो इस तरीके से हमें एंट्री चलानी है, सारी करते जाइए। फिर सेकंड एंट्री क्या करेंगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और वापस एप्लीकेशन के नाम का 1 लाख रुपया लिख देंगे, और नरेशन लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। लाइंस पहले मत खींचो, सिमेट्री में लिखने की हैबिट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, और सिमेट्री में बनाने की कोशिश करो, और फिर क्वेश्चन पूरा हुआ 67 लाइन खींच। ये हो गया फॉर्मेट। नरेशन साथ के साथ लिखते हुए चलना है, कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। टर्म 2 है प्यारे, गोले नहीं भरने हैं। और सीबीएसई वालों को तो छोड़ा जाए, आरबीएसई वालों तुम्हारे तो एक ही है फाइनल, तो तुम्हें तो कसर ही नहीं छोड़नी है। हाँ, अपन तो कर लेंगे सर। फिर फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री हो गई, अपनी एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां कंप्लीट हो गई। फिर अलॉटमेंट में कौन सी एंट्री पहले लिखेंगे? अलॉटमेंट की 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और अलॉटमेंट कितने का है? 20 का, तो अलॉटमेंट में भी कितना आ जाएगा? 1 लाख। फिर बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। नरेशन देना है सब में। अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री करी उस पे तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस इतना लिख दो काफी है। और जो रिसीव हुआ उसमें लिख दो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, भाई इतना सा नरेशन काफी है। नहीं बेटा, ये इधर डेबिट, ये इस लाइन में डेबिट यहाँ आएगा, और यहाँ पे 2 ये मेंशन होगा, थोड़ा स्पेस छूट के, ये ऐसा ही दिया मैं, पूरे कॉर्नर से 2 नहीं लगता। या फिर क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, फिर 12% डिबेंचर अकाउंट, हाँ पूरा बोलो, पूरा बोलो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और 1.5 लाख रुपया आएगा, 1,50,000, 1,50,000, 150, और नरेशन में लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 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 ड्यू। फिर पैसा आ जाएगा तो क्या एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, पैसा आने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और कितना आ जाएगा? वही 1.5 लाख, वही 1,50,000, वही 1,50,000, 150, और नरेशन में क्या लिख देंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड,